हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, हमने इस चैप्टर में अब तक डिस्कशन क्या किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस और सेल पोटेंशियल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि हमने कोई हाफ सेल लिया है, मानो आपने जिंक का हाफ सेल लिया है या कॉपर का लिया है या मैग्नीशियम का लिया है या किसी भी मेटल का आपने हाफ सेल लिया है। तो उस हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है, जिंक का है, फिर कॉपर का है या फिर किसी भी कोई मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, उसका पोटेंशियल कितना आता है। तो हमें वो पोटेंशियल फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और कौन सी चीज़ अनिवार्य है उसके लिए। तो सबसे पहले देखो गाइस, हमने अब तक इस चैप्टर में कितना स्टडी किया है। तो आप सबको पता है कि अगर आपको सेल पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए हम एवरी टाइम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, आपने ये फॉर्मूला लिया था। इसका मतलब कि अगर आपको सेल पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए आपको कंपल्सरी दो इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। इसका मतलब गाइस आप ये समझ सकते हो कि अगर आपने कोई सेल बनाया है तो उसमें मैं केवल रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो उसमें आपको दो हाफ सेल चाहिए और दोनों हाफ सेल को फिर हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर, और फिर आप इसको कनेक्ट करते हो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ठीक है, ये हमारा एक रफ डायग्राम हुआ। इसका मतलब कि एवरी टाइम अगर आपको किसी भी चीज़ का सेल पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए आपको दो हाफ सेल्स चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर सेल। मतलब कि अगर आपको ये हाफ सेल है, मानो कि ये हाफ सेल आपको दिया हुआ है जिंक का, और अगर आपको अब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको उसका कनेक्शन किसी भी एक हाफ सेल के साथ करना ही पड़ेगा। ये अनदर हाफ सेल है, मतलब कि अनदर हाफ सेल, या आप ऐसा कह सकते हो कि ये किसी भी एक मेटल का या किसी भी एक नॉन मेटल का, ये क्या है आपका हाफ सेल है। इसका मतलब गाइस कि एक बात याद रखना कि जब भी आप कोई भी हाफ सेल लेते हो तो हाफ सेल इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते। तो एक नोट बना के लिखना, हाफ सेल कांट बी वर्क इंडिपेंडेंटली, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। इसका मतलब कि आपको अब जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, आपको जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो आपको इसके रिलेटिव में मिलेगा। मतलब कि सेकंड नोट लिखना दैट ओनली रिलेटिव इलेक्ट्रोड potential can be calculated और measured। ये दो नोट गाइस अपनी कॉपी में हाईलाइट कर देना। फर्स्ट कौन सी है कि हाफ सेल कैन नॉट बी वर्क इंडिपेंडेंटली, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेंगे। और सेकंड नोट ये है कि अगर आपको किसी भी मेटल का, मानो आपको जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड करना है, आपको कॉपर का इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड करना है, आपको मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, अगर आपको किसी भी मेटल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको इनका जो सेपरेट हाफ सेल होगा उस हाफ सेल को आपको किसी भी एक हाफ सेल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा वो आप कहेंगे ई सेल। अब देखो आपके पास ई सेल तो मिल जाएगा, यहाँ पे जो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, एक जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या होगी, ई सेल की होगी। अगर आपको अब जो आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है, अगर आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, मान लीजिए कि अभी आपका जिंक, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, अभी आपका जिंक बना है एनोड, ये आपका कोई अननोन है जो आपका बना है कैथोड, अननोन मेटल का है लेकिन आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, और आपको जब दोनों को ज्वाइन करोगे आपको यहाँ पे एक रीडिंग मिलेगा, यानी कि ये आपका हो गया ई सेल।
आपको जो अननोन हाफ सेल है उसका आपको अगर इलेक्ट्रो पोटेंशियल पता है तो आप जिंक का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल वो फाइंड कर सकते हो। कैसे? आपको हाफ सेल पता है, यहाँ से आपको कैथोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल पता है, तो आप इजीली जो एनोड है यानी कि जो जिंक है उसका आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि हमें किसे रेफरेंस के लिए लेना चाहिए, कौन सा ऐसा हाफ सेल आप बनाओगे कि जो आप एज अ रेफरेंस ले सको और जिसके रेफरेंस में आप सभी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड कर सको। याद करो, हमने 11th में चैप्टर नंबर 1 में मोल कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें आपको अननोन स्पीसीज के मोलिक्यूलर मास पता नहीं थे, तो हमने एटॉमिक मास पता करने के लिए एक रेफरेंस लिया था। अगर आपको याद हो तो कि कार्बन 12C के एक एटम का जो मास होता है हमने उसको रेफरेंस लिया था, और उसके रेफरेंस में हमने सभी एटम्स के मोलिक्यूल्स या सभी एलिमेंट के एटम्स लिए थे, और उस एटम्स का हमने एटॉमिक मास फाइंड किया था विद द रेफरेंस ऑफ 12C कार्बन 1 एटम के मास में। तो जैसे हमने उस समय पे एटॉमिक मास के लिए हमने कार्बन का एटॉमिक मास लिया था एज अ रेफरेंस, उसी प्रकार से अगर आप अभी इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमें किसी भी एक एलिमेंट का या किसी भी एक मेटल का ऐसा इलेक्ट्रोड बनाना चाहिए जो हाफ सेल होगा और जो हाफ सेल हम एज अ रेफरेंस यूज कर सके। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमने जैसे डिस्कस किया कि अगर आपको किसी भी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर करना है तो उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और हम साइंटिस्ट ने उस समय पे बहुत डिस्कशन करने के बाद उन्होंने एक रेफरेंस के लिए बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको मैं प्यार से कहता हूँ SHE। गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि जैसा नाम है हाइड्रोजन, मतलब कि आप जो भी इलेक्ट्रोड लेने वाले हो उस इलेक्ट्रोड में आप क्या लोगे? हाइड्रोजन लोगे। लेकिन गाइस दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि अब तक हमने जो डिस्कशन की थी इलेक्ट्रोड्स की वो सारे थे मेटल्स में और वो हमें इजीली अवेलेबल होते थे सॉलिड स्टेट में। लेकिन आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो तो अवेलेबल होता है गैसियस फेज में, और गैसियस फेज में आप कभी भी इलेक्ट्रोड बना सकते नहीं हो। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए? तो इसका कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने एक फिगर के थ्रू ड्रॉ किया है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक लेंगे कंटेनर। ठीक है, ये आपने लिया है कंटेनर। अब याद कीजिए, हाफ सेल की हमारे पास दो कंडीशन थी। कौन सी दो कंडीशन थी? कंडीशन नंबर 1 थी कि आपको जिसका हाफ सेल बनाना है उसकी आपको लेनी पड़ती थी एक रॉड। ठीक है, और आपने जिस मेटल की रॉड ली थी हमें उसी मेटल का एक सॉल्ट का सॉल्यूशन चाहिए था। फॉर एग्जांपल, मानो अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना था या हाफ सेल बनाना था मैग्नीशियम का, तो आपने इलेक्ट्रोड लिया था मैग्नीशियम का, और आपने अगर इलेक्ट्रोड लिया था मैग्नीशियम का तो जो आपने सॉल्यूशन लिया था वो भी था 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ किसका होगा? MgSO4। यानी कि जो आपके पास मेटल है मैग्नीशियम उसी का सॉल्ट है क्या? MgSO4। देखो, यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। इसका मतलब कि आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन सा? वो आपको आ जाएगा HCl का, या फिर आप ले सकते हो H+ का। ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो उसकी कंसंट्रेशन होगी कितनी? 1 मोलर। ठीक है, देखो अब एक बात और समझाता हूँ। यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि मानो आपने जो हाफ सेल लिया है उस पर दो चीज़ इफेक्ट करेगी, एक आता है टेम्परेचर और एक आता है प्रेशर। अगर आपने टेम्परेचर लिया है 298 केल्विन, पहली बात। दूसरा, आपका अगर कोई गैस पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास पता है कि हाइड्रोजन गैस होगा, तो अगर कोई गैस पार्टिसिपेट कर रहा है हाफ सेल में तो उसका प्रेशर होगा 1 बार प्रेशर। देखिए, ये कंडीशन हुई किसकी? टेम्परेचर और प्रेशर की। और सेकंड आता है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर। बस गाइस, अगर आपने इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 1 मोलर, एट दैट टाइम अगर आपने अब दोनों हाफ सेल में सेम कंडीशन अप्लाई की है और उसके बाद आपको जो सेल पोटेंशियल मिलेगा,
जिसको हम पहले कहते थे ई सेल, अब इसको हम डिनोट करेंगे ई नॉट सेल से। किससे? ई नॉट सेल से। और ये ई नॉट सेल आपका बन जाएगा फ्रेंड्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। याद कीजिए गैसियस स्टेट, उसमें हमने ली थी एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो सेम यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो, स्टैंडर्ड का मतलब पता चल गया, इलेक्ट्रोड का मतलब पता चल गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखो अब उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होगा, तो अगर आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसके लिए आपके पास एक सरफेस होनी चाहिए जिसपे आपका हाइड्रोजन गैस आके इजीली स्टिक हो पाए, और इसीलिए हमने अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया है प्लेटिनियम का। ये जो थिन वायर है, ये वायर किसकी है? ये वायर है प्लेटिनियम की। अब प्लेटिनियम की वायर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बबल्स एंटर हो रहे हैं H2 गैस के। किसके है? H2 गैस के। तो देखो अब ये पूरी जो प्लेटिनियम की वायर है उस पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के जो बबल्स है वो आके चिपक जाएंगे, और वो कनेक्टेड है किसके साथ? विद द सॉल्यूशन। और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? देखो यहाँ पे भी आपके पास ये बबल्स है। ये बबल्स किसके हैं? ये बबल्स है आपके पास हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, तो यहाँ से जो H2 गैस आएगा वो यहाँ पे स्टिक होगा, और कुछ बबल्स यहाँ से एक्सकेप होंगे। लिखा हुआ है बबल्स ऑफ एक्सकेपिंग H2। तो देखो अब आप इजीली समझ पाओगे कि सॉल्यूशन में है HCl गैस, यानी कि सॉल्यूशन में आपके पास अवेलेबल है H+, और इलेक्ट्रोड पे भी आपके पास अवेलेबल है कौन? H2 गैस। तो देखो अब आपका ये हाफ सेल प्रिपेयर हो गया, और जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रोड, इसीलिए आप इसको इलेक्ट्रोड लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। क्लियर? यस या नो? तो आपको ये पूरी फिगर मैंने ड्रॉ की है, और आपको पूरी फिगर समझाई कि हमने क्या क्या लिया हुआ है। और देखो इस इलेक्ट्रोड का हमने एक कनेक्शन दिया हुआ है ओपन, और जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो किसी भी दूसरे हाफ सेल के साथ। क्लियर? चलो, तो ये तो आपकी बात हुई कंस्ट्रक्शन की कि आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल बनाते हो कैसे। चलो क्लियर? अगेन कंडीशन कौन कौन सी है? हमें लेना है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 1 मोलर H+ सोल्यूशन। अभी हमने लिया हुआ है HCl का सोल्यूशन। अब क्योंकि H2 होता है गैस फॉर्म में, तो उसके पार्टिकल्स को स्टिक करने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है इलेक्ट्रोड, एंड दैट इज योर प्लेटिनियम वायर। याद रखना हमने प्लेटिनियम वायर को क्यों लिया हुआ है? बिकॉज दिस इज योर इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये आपका कैसा होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अगर आपको क्वेश्चन हो कि सर अगर मैं इसके प्लेस पे जिंक लूँ या मैग्नीशियम लूँ, देखो अगर आपने इसके प्लेस पे जिंक या मैग्नीशियम लिया तो जिंक या मैग्नीशियम होगा वो आपका जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन करेगा। हमें वो रिएक्शन नहीं करानी है, इसीलिए हमने क्या लिया हुआ? केवल प्लेटिनियम लिया हुआ है। चलो क्लियर? यहाँ तक हो गया? चलो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। अब देखो द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी अकर इन सी, दैट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो पॉसिबिलिटी दो होगी। आपने आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, अब आपने उसको कनेक्ट किया किसी भी अननोन मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ या किसी भी अननोन हाफ सेल के साथ, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि आइदर आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एक्ट कर सकता है एज अ एनोड, या फिर वो एक्ट कर सकता है एज अ कैथोड। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपने कैसा हाफ सेल लिया है। अगर जो हाफ सेल लिया हुआ है वो हाफ सेल आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उससे हाईली रिएक्टिव होगा तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। अगर उसका होगा ऑक्सीडेशन तो वो बनेगा एनोड, और ये बनेगा आपका कैथोड। कौन सा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानो अब आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है किसी ऐसे सेल के साथ जिसकी रिएक्टिविटी इन कंपेयर विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लो होगी या लेस होगी, तो इन दैट केस आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका तो वो बनेगा एनोड, और क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है तो वो होगा रिड्यूस, उसका होगा रिडक्शन तो वो बनेगा कैथोड। तो देखिए मैं दोनों केस समझाता हूँ। इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
एक्ट एज अ एनोड, मतलब कि अगर यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या आएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब आएगा H2 और इसका होगा ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आपको पता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो बनता है एनोड, तो ये आपकी रिएक्शन देखने को मिलेगी कहाँ पे, आपको देखने को मिलेगी एनोड पे। चलो सेकंड केस, इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, इसका मतलब कि अब आपने जो इलेक्ट्रोड लिया है, जो दूसरा हाफ सेल लिया है, वो हाफ सेल आपके H2 से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा इसका मतलब कि आपका C बनेगा कैथोड। आपको पता है कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो ये रिएक्शन को आप रिवर्स लिख सकते हो ऐसे, दैट 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इनटू H2 गैस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ है हाइड्रोजन का रिडक्शन, मतलब कि आपका जो C है वो बनेगा कैथोड। चलो क्लियर, यस या नो। अब देखो, अभी मैं आपको केवल ऊपर से बता देता हूँ कि अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब मानो आपने ये तो पता कर लिया कि आइदर इट एक्ट एज अ एनोड, आइदर इट एक्ट एज अ कैथोड। अब होगा क्या, जब भी आप ई सेल की बात करोगे तो आप इसमें कनेक्शन करोगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखो जब भी आपने अब हाइड्रोजन सेल को किसी भी एक सेल के साथ कनेक्ट किया तो सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा, पहली बार, ठीक है। अब मानो आपको ये पता चल गया कि आपका जो C है वो एक्ट हुआ है एज अ कैथोड, तो आपको ये पता चल गया, और ये आपकी है अननोन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आपको करना है कैलकुलेटेड। देखो आपके पास ये वैल्यू पता है, हमें अगर ये वैल्यू पता चल जाए, ये आपका कौन है, C, तो आप ये अननोन मेटल जो है, दिस इज अ अननोन, तो ये अननोन वैल्यू आपको पता चल सकती है। और इसीलिए साइंटिस्ट ने, क्योंकि इसको हमने एज अ रेफरेंस यूज किया है, तो हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 सेल लेते हैं 0.0 वोल्ट। क्लियर, यानी कि अगर मानो आप लेते हो E0, अगर आप इसका लेते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इसकी वैल्यू आती है 0.0, और अगर आप लेते हो इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो इसकी भी वैल्यू आती है 0.0। देखो अब आप इजीली समझ सकते हो, अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल दी 0 तो आपका जो ई सेल आएगा वो इसका डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, माइनस ई सेल जितना आएगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड, सो 0.0.0। क्लियर। सो गाइस दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और क्योंकि हमें इसमें एज अ लिया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हमने इसका इस्तेमाल किया है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसीलिए हम इसकी वैल्यू लेते हैं 0.0। ठीक है, तो देखो अगर आप इसकी वैल्यू आ गई 0, आपको ये पता चल गया, तो आपको जो अननोन है वो भी आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ C standard hydrogen electrode, how you can measure the standard electrode potential. This is a topic, what standard electrode potential. The next lecture, that will be the measurement of standard electrode potential with the help of standard hydrogen electrode. Thank you.